इस मूवी की शुरुआत पर हमें बताया जाता है कि अमेज़न जंगल में चंद्र वृक्ष नाम के एक तिलस्मी पेड़ हुआ करता था। उस तिलस्मी पेड़ की एक पंखुड़ी में हर बीमारी, हर एक श्राप का इलाज मौजूद था। सदियों से उस तिलस्मी पेड़ को हासिल करने के लिए कई सारे सूरवीर रास्ता ढूंढ रहे थे, जिनमें से एक की कहानी काफी मशहूर थी और वो कहानी थी सूरवीर डॉन अगीरे की, जिसने चंद्र वृक्ष पेड़ को ढूंढने की ठान ली थी, लेकिन जंगल ने उन्हें पंखुड़ी नहीं ले जाने दी। इतिहास कहता है उनका कोशिश नाकाम रही, उनका जंगल उस तिलस्मी पेड़ तक पहुंचने ही नहीं दिया और वक्त के साथ जंगल उनको अपने चपेट में ले लिया। उनको आजीवन के लिए श्राप की डोरी से जकड़ लिया। ना वो चैन से मर पाए और ना ही वो जी पाए थे। इतिहास तो यही कहता है, लेकिन दास्तान कुछ और ही कहता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होके आती है सन 1916 इंग्लैंड में, जहाँ पर लिली नाम के एक प्रोफेसर और उसके भाई मैक उसी चंद्र वृक्ष के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। वो चाहते थे उस चंद्र वृक्ष को ढूंढा जाए ताकि दुनिया में हर एक बीमारी की इलाज हो सके, और वो पूरी दुनिया में एक न्यू रेवोल्यूशन लाना चाहते थे। लेकिन ये करने के लिए उनको रॉयल सोसाइटी की परमिशन और डॉक्टर अल्बर्ट की खोजी हुई उस नया पत्थर की जरूरत थी, जिसका नाम अमरसूल था। अमरसूल वो नया पत्थर थी जो कि चंद्र वृक्ष को ढूंढने की एकमात्र जरिया था। लेकिन सोसाइटी के सारे प्रोफेसर उन्हें परमिशन नहीं देते, इसलिए लिली सभी सिपाहियों से बचकर डॉक्टर अल्बर्ट की रिसर्च बॉक्स तक पहुंच जाती है और वहां से उस प्राचीन अमरसूल को चुरा लेती है। लेकिन उसी वक्त जर्मन के प्रिंस भी उसी अमरसूल को लेने के लिए वहां पर आए होते हैं। जब वो देखते हैं अमरसूल उसकी जगह पर नहीं था, तभी उनकी नजर पड़ती है लिली के ऊपर। लिली उन्हें देखकर वहां से भाग जाती है, लेकिन उसी दौरान वो एक सीढ़ी पर लटक जाती है। प्रिंस उसे अमरसूल के बदले उसे बचाने की कहता है, जिसके बाद लिली उस अमरसूल की बॉक्स को उसकी तरफ फेंक देती है। उसी वक्त मैक लिली के नीचे एक बॉस रोक देता है, जिसकी वजह से लिली उस बॉस के ऊपर कूद जाती है और वो दोनों भाई बहन वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ प्रिंस जब अमरसूल की बॉक्स को खोलता है तो वहां पर उसे अमरसूल के बदले एक टॉय मिलता है, जिसका मतलब लिली अमरसूल को लेकर भाग गई थी। प्रिंस अपने सारे सिपाहियों को लिली को ढूंढने में लगा देता है। वहीं लिली और उसका भाई मैक चंद्र वृक्ष को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। कहानी के दूसरी पहलू में हमें दिखाया जाता है फ्रांक को, जो कि एक छोटी सी बोट की कप्तान होता है। वो उसकी बोट में लोगों को अमेज़न जंगल और नदी की सैर करा के पैसे कमा रहा था। वो काफी चालाक था, लोगों को तरह तरह के जानवर और झरने, जो कि बिल्कुल भी नकली थे, वो सब दिखाकर पैसे लूट रहा था। हमें वहीं पर और एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम नीलो होता है। फ्रांक मिस्टर नीलो से काफी ज्यादा कर्जा ले रखा था। फ्रांक नीलो की पैसे ना दे पाने के वजह से मिस्टर नीलो फ्रांक की इंजन और चाबी को अपने कब्जे में ले लेता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद अपने चाबी को वापस लाने के लिए फ्रांक नीलो की ऑफिस में छुपकर घुस जाता है। उसी वक्त लिली भी नीलो की ऑफिस में पहुंच जाती है उसे मिलने के लिए, क्योंकि वहां पर मिस्टर नीलो की सबसे ज्यादा कश्तियां थी। लिली फ्रांक को मिस्टर नीलो समझकर उसे बताती है कि मैं चंद्र वृक्ष को ढूंढना चाहती हूँ, इसलिए मुझे एक कप्तान के साथ एक कश्ती भी चाहिए। लेकिन फ्रांक उसे बताता है कि ये तुम भूल ही जाओ, चंद्र वृक्ष रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है, वो सिर्फ किताब में लिखी हुई एक कहानी है। लेकिन लिली उसे मोटा रकम में पैसा देकर उसे राजी करा लेती है। तभी बाहर से मिस्टर नीलो भी वहां पर आ जाते हैं और फ्रांक की झूठ पकड़ी जाती है। लिली फ्रांक से काफी गुस्सा करती है और वहां से उठ के चली जाती है। लेकिन तब तक फ्रांक लिली के गले में उस अमरसूल को देख चुका था और वो हर हालत में उसे साथ जाने के लिए मनाने लगता है। लेकिन लिली उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है। तभी वहां पर एक तेंदुआ आकर उनके ऊपर हमला कर देता है। फ्रांक बड़े ही बहादुरी से उस तेंदुआ के साथ फाइट करके उसे वहां से भगा देता है। लिली उसकी बहादुरी को देख उसके साथ नदी में जाने के लिए राजी हो जाती है। यहाँ पर फ्रांक बहुत ही कम पैसों में क्यों इतने दूर जाने के लिए राजी हो जाता है, यह हमें कहानी में आगे जाके पता चलने वाला है। उसके बाद वो निकल पड़ते हैं चंद्र वृक्ष को ढूंढने के लिए। जब मिस्टर नीलो को पता चलता है कि फ्रांक उसे अपनी चाबी और इंजन को वापस ले चुका है, वो उसके पीछे ही पड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जर्मन की प्रिंस अपने सबमरीन के साथ उनके ऊपर हमला कर देता है ताकि वो लिली से अमरसूल को वापस ले सके। लेकिन फ्रांक काफी चालाक और माहिर था, वो उन दोनों को बड़े ही आसानी से चकमा देकर वहां से निकल जाता है। नदी में काफी दूर जाने के बाद लिली को लगता है कि फ्रांक उन्हें गलत रास्ते पे लेके जा रहा है, इसलिए वो नक्शा को देखकर बताते हैं कि हमें उस तरफ जाना है। लेकिन फ्रांक बताता है, मैं इस नदी और जंगल को तुमसे बेहतर जानता हूँ, उस रास्ते भले ही 2 दिन कम लगे, लेकिन पानी की बहाव बहुत ही तेज है, हमारी बोट डूब सकती है। लेकिन लिली उसकी एक भी बात नहीं सुनती, उससे बस अपनी डेस्टिनेशन पर जल्द से जल्द पहुंचना था। रात हो जाने पर फ्रांक बोट को नदी के किनारे लगाता है। डिनर के बाद जब मैक सोने के लिए जाता है तो वहां पर वही तेंदुआ उसके ऊपर हमला कर देता है। इस बात पर लिली और मैक काफी डर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि ये तेंदुआ पालतू है। दरअसल ये फ्रांक की एक पेट था और उस दिन वो हमला भी एक नाटक था। वहीं कहानी के दूसरी पहलू में प्रिंस अब उस चंद्र वृक्ष को हासिल करने के लिए डॉन अगीरे की मदद लेने की डिसाइड करता है।
वो कैसे भी करके डॉन अगिरे की लाश को ढूंढ लेता है। अगिरे और उसके साथी सदियों से केज में कैद थे, जिसके वजह से बॉब मॉन्स्टर में बदल चुके थे। वहां पर प्रिंस अग्रे की स्टैचू पर 2 बूंद पानी डालता है और फिर देखते ही देखते उसके अंदर से 2 सांप बाहर निकल के आते हैं। प्रिंस उसे बताता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें यहाँ से निकलने के लिए नदी की पानी चाहिए और इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रवृक्ष की पंखुड़ी। अगर तुम हमें चंद्रवृक्ष को ढूंढने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कर दूंगा। इस बात पर अगिरे भी राजी हो जाता है। उसके बाद प्रिंस वहाँ पर बहुत सारे नदी के पानी ले आता है और उन तीनों को आजाद कर लेता है। यहाँ फ्रैंक, लिली और मैक नदी के तेज बहाव में फंस चुके थे। उनके सामने एक बहुत ही खतरनाक वाटरफॉल आ जाता है। उनके बोट फॉल की तरफ जाने लगती है, लेकिन फ्रैंक कैसे भी करके उस बोट को वापस घुमा लेता है और नदी के साइड ले आता है, जिससे उनकी जान बच जाती है। उसके बाद मैक और फ्रैंक लकड़ी लाने के लिए जंगल में जाते हैं। वहाँ पर फ्रैंक मैक को पूछता है, आखिर तुम लिली को कैसे झेलते हो? मैक कहता है, जब मुझे मेरे परिवार वालों ने अकेला छोड़ दिया था तभी लिली मुझे अपनाया था। वो कभी भी मेरे साथ नहीं छोड़ा, बस यही कारण है मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो मेरा इकलौती बहन है। फ्रैंक की गैर हाजिरी में लिली फ्रैंक की केबिन में छानबीन कर रही थी। वहाँ पर उसे अमरसुल की बहुत सारे पेंटिंग और उस तक पहुँचने की नक्शा मिलती है। तभी फ्रैंक भी वहाँ पर आ जाता है। लिली उसे गुस्से में कहती है, फ्रैंक और कितना झूठ बोलोगे? तुम हमारे साथ इसलिए आए थे ताकि तुम भी चंद्रवृक्ष को हासिल करना चाहते हो। फ्रैंक कहता है, नहीं, मुझे नहीं चाहिए वो चीज। मैं उसे ढूंढते हुए थक चुका हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। मैं अभी ये सब छोड़ चुका हूँ। तभी उनके ऊपर कुछ आदिवासी हमला कर देते हैं और उनको बेहोश करके अपने सरदार के पास ले जाते हैं। वहाँ पर सरदार लिली को कहता है, अगर तुम जाना चाहते हो तुम्हारे सारे चीज हमें देना होगा और साथ में फ्रैंक को, तभी तुम भाई बहन यहाँ से जा पाओगे। लेकिन लिली को ये सौदा मंजूर नहीं थी। वो उनसे फाइट करने लगती है। लिली का ये रूप देखकर सारे कबीले वाले अपने मुखौटे खोल देते हैं और फ्रैंक को कहते हैं, तुमने तो कहा था एक मासूम सी लड़की के साथ उसकी फुद्दू सा भाई आ रहा है, लेकिन ये तो मारने आ गई। लिली समझ जाती है ये फ्रैंक का एक चाल था उसे अमरसुल को छीनने के लिए। खैर, लिली उसे 1-2 मुक्का मारती है और वहाँ से चली जाती है। लिली सरदार को अमरसुल को दिखाती है और उसके ऊपर लिखी हुई भाषा को समझाने के लिए कहती है, जहाँ पर लिली को पता चलता है कि चंद्रवृक्ष वहाँ पर नहीं है जहाँ पर वो ढूंढने के लिए जा रही थी, बल्कि वहाँ से 2 दिन की दूरी पर है। अब लिली अकेली वहाँ तक जाने की फैसला लेती है क्योंकि वो फ्रैंक के ऊपर भरोसा नहीं करती थी। लेकिन तभी वहाँ पर डॉन अगिरे और उसके साथी उन कबीले वालों के ऊपर हमला कर देते हैं। दरअसल अगिरे वहाँ पर अमरसुल को लेने के लिए आया था। उन कबीले वाले और डॉन अगिरे की ग्रुप के बीच एक जबरदस्त फाइट होने लगती है, लेकिन अगिरे और उनके साथी जंगल के श्राप की वजह से अमर हो चुके थे, इसलिए उनका कोई भी वार उनके ऊपर असर नहीं कर रहा था। उसी बीच अगिरे के एक साथी लिली से अमरसुल को छीन कर अगिरे को दे देता है, लेकिन फ्रैंक उसे वापस लाने के लिए अगिरे के साथ भिड़ जाता है और उनके बीच एक फाइट होने लगती है, जिस दौरान अगिरे एक तलवार को फ्रैंक की आर पार कर देता है। लेकिन फ्रैंक कैसे भी करके उससे अमरसुल को छीन लाता है, लेकिन वो घायल हो जाने की वजह से नीचे गिर जाता है। जाते वक्त वो अमरसुल को लिली की तरफ फेंक देता है। अब अगिरे और उसका साथी लिली के पीछे पड़ जाते हैं। अभी सैम उसे बताते हैं कि तुम जितनी जल्दी हो सके अमरसुल को लेकर नदी से दूर चली जाओ। ये लोग श्राप की वजह से नदी से दूर नहीं हो पाएंगे। उसके बाद लिली अमरसुल को लेकर नदी से दूर चली जाती है। अगिरे और उसके साथी उसके पीछे भागते हैं, लेकिन श्राप की वजह से जंगल उन्हें फिर से नदी की तरफ खींच लाता है। सुबह जब लिली फ्रैंक और मैक को ढूंढने के लिए उस जगह पर वापस आती है, वो फ्रैंक को जिंदा पाती है। लिली देखती है उसके छाती पर तलवार आर पार होने के बावजूद भी उसके बॉडी से खून की एक बूंद भी निकल नहीं रही थी। ये देख लिली और मैक हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर लिली उसे पूछता है, आखिरकार तुम हो कौन? जिसके बाद फ्रैंक उसकी आइडेंटिटी रिवील करता है। वो बताता है कि उसका नाम फ्रांसिस्को है और उसका उम्र तकरीबन 400 साल है। वो और भी बताता है कि वो अगिरे का साथी है। उसके बाद लिली फ्रैंक के साथ उस चंद्रवृक्ष को ढूंढने के लिए निकल जाती है। इसके बाद लिली भी फ्रैंक के ऊपर काफी ट्रस्ट करने लगी थी और वो फ्रैंक को उसकी कहानी पूछती है। फ्रैंक उसे बताता है कि वो अगिरे का सौतेला भाई था। अगिरे की बेटी एक भयानक बीमार में पीड़ित थी। फिर अगिरे ने ठान लिया था कि वो अपने बेटी के लिए चंद्रवृक्ष को ढूंढेगा ताकि वो अपने बेटी की इलाज कर सके। उसके बाद हम निकल पड़े थे अमेज़न जंगल की तरफ। मैंने भी कसम खाई थी कि अगिरे की बेटी के लिए मैं चंद्रवृक्ष को ढूंढ के रहूंगा, लेकिन हम हमारे साथियों के साथ सालों जंगल में भटकते रहे, लेकिन वो हमें नहीं मिला। धीरे धीरे समय बीतता गया और जंगल हमें एक एक करके अपने चपेट में लेता गया। हम सभी हार चुके थे, लेकिन उसी वक्त जंगल के रखवाले हमें अपने साथ ले गए और वहीं चंद्रवृक्ष की पंखुड़ी से हमारे जान बचा ली थी। इस बात पर अगिरे काफी खुश था क्योंकि उसकी बेटी की इलाज उसके सामने थी, लेकिन वो जल्दबाजी में उस कबीले की सरदार को अमरसुल को मांगता है। सरदार उसे मना कर देता है, जिसकी वजह से अगिरे अपने साथियों के साथ पूरी गांव को आग लगा दी। वो सरदार को भी मार डाला, लेकिन मुझसे ये देखा नहीं गया, इसलिए मैं अगिरे को रोकने लगा। अगिरे मुझे भी मार दिया, लेकिन सरदार मरते हुए एक श्राप दे गया
उस श्राप की वजह से ना हम कभी मर सकते थे और ना कभी जी पाए। हम नदी से कभी दूर नहीं हो पाए। अगर हम नदी से दूर भी हो जाते हैं, जंगल हमें फिर से नदी की तरफ खींच लेता है। उसके बाद अगिरे मुझे गद्दार करार दिया और हमारे बीच सालों फाइट चलती रही। और फिर इसी की सलूशन निकालने के लिए मैंने उनको एक केज में कैद कर दिया, जहाँ से उन्हें कभी जंगल वापस नहीं ले जा सका। और देखते ही देखते जंगल उन्हें वहीं पर जकड़ लेता है। वहाँ पर वो सारे पत्थर में बदल गए थे, लेकिन अब उन्हें किसी ने आजाद कर दिया। लिली पूछती है, तुमने इतने साल क्या किया? फ्रांक बताता है, मैंने नदी के किनारे एक शहर बसाया, काफी सारे दोस्त बनाए और एक सुंदर सी बोट भी, जिस पर तुम अभी बैठी हो। उसके बाद मैं फिर से चंद्रबिस को ढूंढने निकला, खुद को मुक्ति देने के लिए। इस नदी और जंगल की चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। उसी वक्त मैंने ये सारे नक्शा बनाए थे। तुम्हारे पास जो नक्शा है वो भी मैंने ही बनाया था। जैसे कि मैं नदी को छोड़ नहीं सका, इसलिए मैं हमेशा नदी से जुड़ा रहा और यहाँ पर आए टूरिस्ट को नदी और जंगल की सैर कराता रहा। वहीं कहानी के दूसरी पहलू में प्रिंस कबीले के पास पहुंचकर मैग को किडनैप कर लेता है और उससे गोन पॉइंट पर लिली की लोकेशन पूछता है। मैग भी डर के मारे उसे सब कुछ बता देता है। उसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होके आता है लिली और फ्रांक के ऊपर। लिली फ्रांक को पूछती है, पंखुड़ी मिलने पर तुम सबसे पहले क्या करना चाहोगे? जहाँ पर फ्रांक बताता है कि मैं सबसे पहले इस श्राप से मुक्ति पाना चाहूंगा ताकि मैं शांति से मर सकूं। लेकिन इस सफर के दौरान लिली उसे काफी पसंद करने लगी थी, शायद ही वो फ्रांक को प्यार करने लगी थी। काफी समय के बाद लिली और फ्रांक उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। फ्रांक देखता है नदी के नीचे एक छोटी सी चैम्बर के अंदर एक छोटी सी लिवर लगा हुआ है और उस लिवर को खींचने पर नदी के सारे पानी बाहर जाने वाला था। लेकिन उस चैम्बर में बहुत ही कम जगह थी, जिसकी वजह से फ्रांक उसके अंदर नहीं जा पाता है। वो आकर लिली को इसके बारे में बताता है। लिली उस चैम्बर के अंदर आसानी से चली तो जाती है, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाती है। इसलिए फ्रांक बाहर से अपने ब्रेथ देने के लिए उससे किस करता है ताकि वो पानी के अंदर जिंदा रह सके। काफी मुश्किलों के बाद लिली उस चैम्बर को खींचने में कामयाब हो जाती है और फिर नदी का सारा पानी बाहर चली जाती है। इस मुकाम को हासिल करने के बाद लिली और फ्रांक काफी ज्यादा खुश थे और यहाँ तक कि लिली भी फ्रांक को प्यार करने लगी थी। लेकिन तभी प्रिंस मैग को लिए वहाँ पर पहुंच जाता है और मैग की जान के बदले लिली को अमरसुल को मांगता है। लिली भी यहाँ पर उसे अमरसुल को दे देता है क्योंकि उसकी भाई की जान उस अमरसुल से बहुत ही कीमती थी। उसके बाद प्रिंस उन सभी को लेकर उस केज के अंदर जाता है जहाँ पर उस तिलस्मी पेड़ मौजूद था। लेकिन वो वहाँ पर जाके देखता है कि वो पेड़ पूरी तरीके से मर चुका है, या फिर कहा जाए तो वो बेजान थी। उसे उस पेड़ को जिंदा करना भी नहीं आता था, तो लिली को वो उस पेड़ को जिंदा करने के लिए कहता है। लेकिन लिली उसे साफ साफ इनकार कर देती है। लेकिन फ्रांक उसका मदद करने के लिए राजी हो जाता है और बदले में उसे एक पंखुड़ी देने के लिए कहता है। तभी लिली भी फ्रांक की तरह एक पंखुड़ी के बदले उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन प्रिंस किसी एक को पंखुड़ी देने के लिए कहता है। जब फ्रांक अमरसुल को पेड़ में फीड करता है तो वो सही तरीके से फीड नहीं होता है। तभी लिली को सैम की कही हुई बातों की याद आती है। उसने कहा था कि उन्हें टूटे हुए दिल को जोड़ना है। जब फ्रांक अमरसुल को तोड़ता है तो उसके अंदर से एक रेड जाम निकलता है। जब वो जाम को पेड़ में लगाता है, पेड़ फिर से ब्लूम हो जाती है और एक बार फिर से पंखुड़ी खिलने लगती है। उसके बाद लिली यहाँ पर फ्रांक को शूट कर देती है क्योंकि प्रिंस सिर्फ एक को ही पंखुड़ी देने वाला था। दरअसल लिली फ्रांक को जानबूझकर गोली मारी थी क्योंकि वो जानती थी फ्रांक मर ही नहीं सकता और ये बात प्रिंस को पता नहीं था। उसके बाद लिली पंखुड़ी को तोड़ने के लिए पेड़ के ऊपर जाने लगती है, लेकिन तभी चांद डूब जाता है जिसकी वजह से पेड़ फिर से बेजान होते जा रहा था। आखिरकार लिली एक पंखुड़ी को तोड़ ही लेती है, लेकिन प्रिंस उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक मैग के पास पहुंच जाता है और प्रिंस के आदमी को मार देता है। उसी वक्त एक आदमी मैग को मारने ही वाला था कि तभी प्रोक्सिमा उसे बचा लेता है। वहां पर प्रिंस लिली को अपने गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन तब तक लिली पंखुड़ी को फ्रैंक को दे चुकी थी। तभी अगिरे और उसकी साथी भी वहां पर पहुंच जाते हैं। फ्रैंक उन्हें देखकर पंखुड़ी को एक लाल कपड़े में बांध देता है और अपनी बोट से बहुत तेजी से भागने लगता है। अगिरे और उनके साथी फ्रैंक के पीछे ही पड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रिंस के ऊपर एक पत्थर गिर जाने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अगिरे फ्रैंक को पकड़ लेता है और जब वो उस लाल कपड़े को खोलते हैं तो वहां पर उन्हें एक टॉय मिलता है क्योंकि फ्रैंक पंखुड़ी को पहले से ही मैग को दे चुका था और वो जानबूझकर अगिरे को अपने पीछे ले आया था ताकि वो उन्हें वहां पर कैद कर सके। लेकिन इस काम में फ्रैंक भी शहीद होने वाला था। अगिरे और उसके साथियों को भी ये बात पता चल चुका था। वो वहां से जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बोट जाकर एक वॉल में टकराता है जिसकी वजह से सारा पानी बाहर चली जाती है और शराब की वजह से उन्हें फिर से जंगल वहीं पर जकड़ लेता है। सभी वहां पर एक एक करके पत्थर में तब्दील हो जाते हैं। इस बार फ्रैंक भी वहां पर फ्रीज हो गया था क्योंकि वो भी श्रापित था। लेकिन लिली अपने प्यार के खातिर उस पंखुड़ी को फ्रैंक के स्टेचू पर रख देती है जिसकी वजह से फ्रैंक वापस जिंदा हो जाती है और वो श्राप से भी मुक्त हो जाता है। लिली और फ्रैंक काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो दोनों अपने प्यार की इजहार करते हुए
आपस में एक शानदार किस करने लगते हैं। तभी वहां पर मून की थोड़ी सी लाइट आ जाती है। उसके बाद लिली उस पंखुड़ी को लेकर लंदन वापस चली आती है। इस हादसे को काफी महीने बीत जाते हैं और हम देखते हैं लिली अब एक कामयाब प्रोफेसर बन चुकी थी और वो अपने लाइफ में फ्रैंक के साथ बहुत खुश थी। सो गाइस, यहाँ पर आके इस शानदार मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं और एक धमाकेदार कहानी के साथ।